हेलो डियर, स्वागत है आप लोग का सफलता जीएस स्टडी सेंटर में। आज हम लोग सेट नंबर 5 का डिस्कशन करेंगे। आज के हमारे स्टूडेंट हैं राहुल, सैफ, गौतम, मुन्ना, प्रभंजन और महिला बटालियन में गुड्डी, शिवानी, शबाना और अंशु नेहा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। पहला क्वेश्चन हम लोग का है, जनसंख्यांकी लभ्यांश क्या होता है। जनसंख्यांकी लभ्यांश होता है तो पहला ऑप्शन कर रहा है 15 से 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या। सबसे पहले देखिए, हम लोग अपने अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद में पढ़े हुए हैं 21 के क्रम में कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किसी कार्यशील बड़े कामों में नहीं लगाना, यानी 14 वर्ष की उम्र तक उन्हें सरकार द्वारा निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और 60 वर्ष की उम्र में उसे क्या कर दिया जाता है, रिटायर कर दिया जाता है। तो 14 वर्ष तक तो काम नहीं करवाना है, 15 वर्ष तो कर सकता है, तो 15 वर्ष की उम्र से उन्हें काम करवाया जा सकता है। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा 15 से लेके 59, यानी ए नंबर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था। तो डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग पहली बार किया था। नीलम संजीव रेड्डी भारत के प्रथम निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति के रूप में थे और यह सबसे युवा राष्ट्रपति भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति रहे थे, यानी 2 बार रहे थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, बिहार के जीरादेई से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर। महाराज धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। महाराज धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। तो महाराज धीराज की उपाधि जो थे वो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनाया था। इन्हें चंद्रगुप्त गुप्त वंश का प्रथम वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, लेकिन गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे। इन्होंने लक्ष्मी की राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया था। अगला क्वेश्चन चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। श्रीगुप्त गुप्त वंश के प्रथम संस्थापक थे। अगला, अनुसूची 6 में किन किन राज्यों का शामिल किया गया है। तो अनुसूची 6 में ATMM करने का अर्थ अ से अरुणाचल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम 4 राज्यों को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन में देखेंगे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ए नंबर सही हो जाएगा हम लोग का, ए नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, नील दर्पण के नाम से किसे जाना जाता है। तो नील दर्पण के नाम से किसे जाना जाता है। पुस्तक नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो दीनबंधु मित्र ने। दीनबंधु मित्र ने क्या किया है, तो इस नील दर्पण लिखी हुई है। निकोली कोंटी नामक इटली यात्री किसके शासनकाल में भारत आए थे। निकोली कोंटी इटली यात्री किसके शासनकाल में भारत आए थे। तो देवराय प्रथम के काल में आए थे। अगर हम लोग देखें कृष्णदेव राय के काल में, तो डोमिगो पायस नामक आए थे इनके सन। देवराय द्वितीय के काल में आए थे फारस यात्री अब्दुल रज्जाक आए थे। तो 6 का ए आंसर हो गया हम लोग का। अगला, अवध के ब्रिटिश भारत साम्राज्य में मिलने वाले समय अवध के नवाब कौन थे। तो उस समय अवध के नवाब जो थे वाजिद अली खान थे। अवध के नवाब कौन थे, तो वाजिद अली खान थे। चलिए आगे देखिए, हाइसिस नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान से किया गया था। हाइसिस, तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे हाइसिस नामक का 46 PSLV C-43 से 43 PSLV के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अभी चलता है GSLV जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 के महिला एकल का खिताब किसने जीता था। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन में महिला एकल का खिताब नोआमी ओसाका ने जीता था, यानी 9 का ए नंबर सही हो जाएगा। अगला कहता है 10 में, महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है। महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, वहाँ पे महाराज वीर विक्रम सिंह हवाई अड्डा स्थित है। अगर देखेंगे गुवाहाटी जो है असम की राजधानी है, यहाँ पे है गोपीनाथ बारदोलाई हवाई अड्डा है। क्या कहते हैं, उसके बाद कहेंगे अगर पटना में पूछा जाए तो जयप्रकाश नारायण। पटना में कौन है, तो जयप्रकाश नारायण है, पटना में जयप्रकाश नारायण। आगे कहेगा क्या कहते हैं ना, दिल्ली में तो इंदिरा गांधी। अगर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कहा जाए तो भीमराव अम्बेडकर जो है वह क्या कहते हैं नागपुर में है। चलिए, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है। तो बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है, लेकिन सबसे ज़्यादा घनत्व वाला शिवहर है।
सबसे ज़्यादा घनत्व वाला शिवहर है। अभी हाल ही में रिपोर्ट आया था कि नीति आयोग के द्वारा कि सीतामढ़ी जिला में शिक्षा व्यवस्था का सबसे ज़्यादा स्तर है, यानी सुधार हुआ है। सुधार या स्तर, यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे 12 नंबर, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का क्या कारण था। असहयोग आंदोलन जो शुरुआत हुई थी वह किस कारण से हुई थी। आपको पता होगा कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1920 में स्टार्ट किया था। असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों का असहयोग करना, यानी सपोर्ट नहीं करना। यह हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को सत्यपाल मलिक और सफेदुल किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में सभी लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हो गए और वहाँ पे जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें एक हंस राज नामक व्यक्ति भी, भारतीय व्यक्ति भी गोली चलाए थे और उसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर कमीशन को इनका रिपोर्ट सौंप दिया गया। इनके बाद बंगाल विभाजन देखें तो 1905 में हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 में आया, इसी के कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था और सूरत अधिवेशन में कांग्रेसों में क्या होती, फूट पड़ गई थी। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, लेकिन उसको अब एक जगह लगाया गया 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। चलिए बहुत अच्छा है, आगे देखेंगे हम लोग। घातक क्या है, तो घातक एक चालक रहित विमान है। चालक रहित का अर्थ होता है बिना चालक, यानी कोई चलाने वाला ड्राइवर ना हो, पायलट रहित विमान है। आगे, वर्ष 2020 के लिए विश्व की स्थापत्य राजधानी किस शहर को बनाया गया। स्थापत्य का आने का अर्थ होता है बड़े बड़े स्थलों, भवन निर्माण, तो रियो डी जेनेरो को बनाया गया। रियो डी जेनेरो को बनाया गया, ठीक है। बिहार का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला। बिहार का सर्वाधिक लिंग अनुपात का अर्थ होता है महिलाओं की जनसंख्या और पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात। तो सबसे ज़्यादा महिलाओं की जनसंख्या गोपालगंज में है, गोपालगंज है, उसके बाद सिवान है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। मूल भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो मूल भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग है। गिनती में अगर देखा जाए तो 22 भाग, अगर ऐसे काउंट किया जाए तो 25 भाग है। तो गिनती में कितने भाग है, 22 भाग। तो यहाँ पे आंसर हम लोग का 22 भाग हो जाएगा। भाग था का डायक था, अगर ऐसे कहें अभी है तो 25 हो जाएगा। था पूछ रहा है तो 22 हो जाएगा। मत यानी वोट देने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 324 में वोट देने का अधिकार दिया गया है। वोट देने का अधिकार 21 वर्ष था पहले, उसको घटा के 61वीं संवैधानिक संशोधन के द्वारा 18 वर्ष कर दिया गया, यानी वोट देने का अधिकार हम लोग का अब 18 वर्ष है। कहता है पूर्वी पश्चिमी गलियारा के पूर्वोत्तर भाग में सिलचर है। कौन है, तो सिलचर है। सिलचर है, असम में पड़ता है सिलचर, पूर्वी पश्चिमी गलियारा में सिलचर। आगे चले देखेंगे हम लोग। आगे कहता है हब्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो हब्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो हब्बन टोटा बंदरगाह हम लोग के श्रीलंका में स्थित है। हब्बन टोटा बंदरगाह, हाँ हब्बन टोटा। श्रीलंका को देखेंगे तो ये ऐसे मोतियों का द्वीप कहा जाता है। श्रीलंका और भारत के बीच पाक जल संधि है। श्रीलंका और भारत के बीच एडम्स ब्रिज, राम सेतु है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, समझ गए। चलिए आगे देखिए। डेंट्राइट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, डेंट्राइट। तो डेंट्राइट नामक जो जगह है वह ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ऑटोमोबाइल, यानी बी नंबर सही हो जाएगा हम लोग का, बी नंबर ऑटोमोबाइल के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है। मृत्यु दर कहने का अर्थ होता है प्रति 1000 बच्चों में कितने बच्चों की मौत हो जाती है, तो 44 बच्चों की मौत हो जाती है। शिशु मृत्यु दर कहा जाता है 2011 के अनुसार कि प्रति मिनट हमारे भारत में 29 बच्चों का जन्म होता है। 1 मिनट में 29 बच्चों का जन्म होता है। अगर हम लोग घंटा निकाले तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 30 मान लीजिए, है ना, 1800। एक दिन निकाले तो 24 से गुना कर देंगे। तो इस तरह से अब जब हम निकालेंगे तो हमें डाटा पता चलेगा कि कितने बच्चों का जन्म होता है। चलिए छोड़िए उसको। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग में अति सघन वन है, तो बिहार के कितने % भूभाग में अति सघन वन है, तो 0.0 इसका हो जाएगा 0.35। कितना हो जाएगा, 0.35% में सघन वन है। अगर किसी देश की में वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छे तरीके से होने के लिए 33% वन होना चाहिए। 33% वन, यहाँ पे अति सघन वन का अर्थ हो गया जंगल है, जंगल। और ऐसे खेती किया जाता है, बिहार में तो खेती भूमि है, इसलिए यहाँ पे वनों की संख्या कम है। सबसे ज़्यादा वन जो है और परसेंटेज में मिजोरम में और ऐसे मध्य प्रदेश में है। आगे, गरीबी पर रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी, तो गरीबी पर रंगराजन कमेटी को 1912 में गठित किया गया था। रंगराजन कमेटी को कब गठन किया गया था, तो 1912 में। बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है,
तो अंतर्जातीय विवाह में अभी वर्तमान में 1 लाख रुपया दिया जाता है, लेकिन अब 1 लाख दिया जाता था, अब वर्तमान में अभी 2.5 लाख रुपया दिया जाता है। यह 2.5 लाख अंतर्जातीय विवाह पे दिया जाता है, समझ गया। चलिए गौतम ध्यान देना, ऐसा नहीं करना है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अंतर्जातीय परिषद का सदस्य कौन नहीं होता है? तो अंतर्जातीय परिषद का सदस्य कौन नहीं होता है? तो राज्यपाल नहीं होते हैं। बाकी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राज्यपाल नहीं होते। बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है, बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? विकास धारणीय संबंधित बोर्ड क्या हो जाएगा? तो ग्रामीण विकास विभाग देखते हैं, पहला योजना विकास विभाग है, शहरी विकास विभाग है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के अभिनेता कौन थे? तो 27 का आंसर हो जाएगा हम लोग का स्वामी विद्यानंद। अगर देखेंगे किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। किसी के द्वारा? सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। लेकिन यहाँ पे दरभंगा है, तो दरभंगा में स्वामी विद्यानंद। कौन हो जाएंगे? स्वामी विद्यानंद। आगे प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? तो प्रकाश संश्लेषण तो किससे होता है? तो प्रकाश संश्लेषण तो क्लोरोफिल से होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल को 3-4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और उसके बाद होता है जेंथोफिल। क्या होता है? जेंथोफिल। फिर कैरोटीन। कैरोटीन इस सब के कारण क्या होता है? तो हरा पत्तियों का कलर इसके कारण हरा होता है, इसके कारण पीला होता है, इसके कारण थोड़ा हल्का लाल की तरह होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल में सबसे ज़्यादा होता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। आगे देखिए, भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पे? तो 36,000। कितनी ऊंचाई पे? तो 36,000 की ऊंचाई पे। एक सींग वाला गेंडा यानी जिसको राइनो कहा जाता है, वो किस राज्य में? तो असम में। एक सींग वाला गेंडा किस राज्य में? तो असम में। पश्चिम बंगाल में अगर कहें ना, तो पश्चिम बंगाल में रॉयल टाइगर प्रसिद्ध है। कहता है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, यानी बनियान ट्री। भारत के राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो बरगद, यानी इसको इंग्लिश में हम लोग बनियान ट्री भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यह तीनों को याद रखेंगे। ग्लोबल वार्मिंग किससे संबंधित होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा होता है CO2, O3, ओजोन भी होता है, उसके बाद जलवाष्प भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है तो CO2। उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहा जाता है? उत्पादक और खाने के क्रम को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला को देखा जाए तो सबसे पहले होता है उत्पादक। उत्पादक में अगर ले लीजिए हरे पौधे, तो हरे पौधे को कौन खाएगा? हरे पौधे को खाएगा कीट। कीट को कौन खाएगा? मेढक। अब मेढक को कौन खा जाएगा? सांप। यानी ये प्रथम या द्वितीय और सांप तृतीय। अगर इसको देखा जाए तो बकरी, और बकरी को कौन खाएगा? मनुष्य। और मनुष्य को कौन खा जाएगा? तो शेर। यानी पहला उत्पादक, दूसरा उत्पादक, तीसरा उत्पादक, उत्पादक, उपभोक्ता। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। कहाँ चले गए? आगे आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई जीन होता है। जीन की खोज जोहानसन ने किया था, है ना। यह जीन जो है, यह हमारे DNA के अंदर ऐसे ऐसे करके संरचना होती है, जिसको A, T और C, G ऐसे करके एडेनिन, थाइनिन, गुआसिन और साइटोसिन इसे करके जुड़ा होता है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई है ना। एक्सॉन तंत्रिका तंत्र की ऊपरी भाग को एक्सॉन कहा जाता है। आगे डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर के किस अंग में आता है? तो डीऑक्सीजनित का अर्थ यहाँ हो गया, डीऑक्सीजनित का अर्थ ऑक्सीजन विहीन, यानी बिना ऑक्सीजन वाला। तो बिना ऑक्सीजन यानी अशुद्ध रक्त सबसे पहले दायां अलिद में आता है, उसके बाद दायां निलय में जाता है, उसके बाद बायां अलिद में आता है, फिर बायां निलय में, और बायां निलय से पूरे शरीर में प्रभावित कर दिया जाता है, यानी पूरे शरीर में प्रभावित कर दिया जाता है। तो दायां अलिद, और पूछेगा पूरे शरीर में कब, कहाँ से? तो बायां निलय से। प्रारंभिक खाद्य नहीं है। प्रारंभिक खाद्य क्या नहीं है? तो सब्जी प्रारंभिक है, फल प्रारंभिक है, अनाज प्रारंभिक है, लेकिन दूध यह मवेशी से मिलेगा। किससे मिलेगा? तो तीनों में यह अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रत्यावर्ती, भारत में प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होता है? तो भारत में प्रत्यावर्ती यानी अल्टरनेट करेंट, प्रत्यावर्ती एसी को क्या कहते हैं? अल्टरनेट करेंट, यह 50 हर्ट्ज होता है। कितना होता है? 50। एक होता है DC डायरेक्ट करेंट, एक होता है टिक्का रोग किससे संबंधित?
टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। टिक्का रोग किससे संबंधित है? तो मूंगफली से। आगे हम लोग देखेंगे 40 नंबर। कितना नंबर? 40 नंबर। कहता है ट्राई बेसिक एसिड क्या होता है? सबसे पहला ऑप्शन में है हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक का फॉर्मूला होता है 1। ट्राई का अर्थ होता है 3, यहाँ HCl 1 है, सल्फ्यूरिक H2SO4 2 है ना, नाइट्रिक NaNO3 है, यानी सोडियम इसमें तो क्या है क्या कहते हैं, वो तो है ही नहीं। चलिए, इसका अर्थ होता है फास्फोरिक का H3PO4। देखिए ना, H3PO4 होता है और इसमें H3 यानी क्या है? ट्राई है, ट्राई बेसिक एसिड चाहिए तो H प्लस, और कै गो चाहिए तो 3 गो, तो 3 गो इसमें है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा C नंबर, यानी क्या हो जाएगा? C नंबर, इसका ऑप्शन C नंबर। चलिए आगे, एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन C घाव बढ़ने में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। A का नाम रेटिनॉल है, B का नाम थाइमिन है, D का नाम कैल्सीफेरॉल है, D का नाम कैल्सीफेरॉल है, C का नाम एस्कॉर्बिक है। आगे चलते हैं, जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा? तो हाइड्रोजन होगा, क्योंकि अम्ल में तो H प्लस आयन होता है, H प्लस आयन। जैसे ही वो किसी से अभिक्रिया कर लेगा तो H प्लस आयन हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 वाला धातु कौन सा है? तो 2, 8, 10, 7, 17। 17 नंबर पे देखिए तो कौन होगा? 17 नंबर पे क्लोरीन होता है, ऑक्सीजन 8 नंबर पे होता है, कार्बन 6 नंबर पे, नाइट्रोजन 7 नंबर पे, तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन को जल शुद्धिकरण के रूप में भी लिया जाता है, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है। चलिए, जाइलम का कार्य का क्या कार्य है? जाइलम का क्या कार्य रहता है? जाइलम जल का संवहन करता है। जाइलम जड़ से जल को ले जाके पूरा पत्तियों तक, पूरे शरीर तक पहुंचाता है, और फ्लोएम बने हुए भोजन को क्या करता है? जड़ तक लेके आता है। यानी जाइलम जल को ले जाता है और फ्लोएम भोजन को लाता है। फ्लोएम किसको लाता है? तो फ्लोएम भोजन को लाता है। वेरी गुड। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें जब कोई क्रिया हो जाने के बाद वो अपने पूर्व क्रिया में वापस नहीं आती है, पूर्व अवस्था में वापस नहीं आती है, उसे रासायनिक कहा जाता है। और भौतिक उसे कहा जाता है जो अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाता है। तो पानी का उबलना भौतिक है, दूध का खट्टा होना, देखिए दूध का खट्टा होना रासायनिक है, कोयला का जलना रासायनिक है, कागज़ का जलना रासायनिक है। लेकिन दूध का उबलना क्या है? पानी का उबलना क्या है? तो भौतिक है। और यही हमको रासायनिक नहीं यानी भौतिक होना चाहिए। H2SO4 में एटोमिसिटी ध्यान देंगे गुड्डी। एटोमिसिटी कहने का अर्थ यहाँ पे परमाणु पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? परमाणु। तो देखो ना, इसमें देखेंगे तो H2 यानी 2 गो इसमें है, S 1 गो है और O 4 गो है, यानी 2 गो, 1 गो, 3 गो और 4 गो, टोटल जोड़ दो ना, 7 हो गया। कितने हो गया? 7 हो गया। 7 हो जाएंगे। चलिए वेरी गुड। चलिए यहाँ देखेंगे हम लोग आगे, साबुन का सह उत्पाद क्या होता है? तो साबुन में ग्लिसरॉल रहता है। क्या रहता है? ग्लिसरॉल, जो झाग उत्पन्न करता है। क्या रहता है? ग्लिसरॉल रहता है जो बहुत ज़्यादा झाग उत्पन्न करता है। कहता 48 नंबर, इनमें से कौन सा कथन सही है? चुने। तो कौन सा कथन सही है? कहता है द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है। बहुत अच्छा है, द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है और भार क्या होता है? बदलता है। ठीक कर रहा है। द्रव्यमान हमेशा बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता। दो चीज़ होती है, एक होता है द्रव्यमान, एक होता है द्रव्यमान जिसको हम लोग मास कहते हैं, एक होता है जी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? भार कहते हैं। यह हमेशा बदलता है। जैसे हमारे पृथ्वी पे 9.8 होता है और इसका चंद्रमा पे चले जाइए तो 1/6 होता है। तो यह हमेशा बदलता है, लेकिन कभी मास हम लोग का नहीं बदल सकता है। तो मास हमेशा स्थिर होता है। जहाँ पे ऑप्शन मास स्थिर का देखा दे वह सही हो जाएगा। तो द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है। यह वो क्वेश्चन सही है। आगे सभी में देखिए भार बदल रहा है, लेकिन भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है, याद रखेंगे, द्रव्यमान स्थिर रहता है, भार बदलता है। अगला क्वेश्चन, गिलास में पानी पर बर्फ़ तैर रहा है, यदि बर्फ़ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब बर्फ़ पिघल जाएगा तो आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, स्थिर रहेगा। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, स्थिर रहेगा। क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। बर्फ़ और पानी में बर्फ़ का घनत्व कम होता है जिसके कारण वह पानी में तैरता है। मध्य कान में कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है? तो कान में कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती? तो कान में 3 जोड़ी हड्डी होती है, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। हैमेट नहीं पाया जाता है, हैमेट नहीं पाया जाता। आगे देखिए, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से क्या होगा? ज़्यादा होगा, कम होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा? क्या होगा? तो यहाँ देखना हम लोग को, पृथ्वी पर क्या होगा? तो देखिए, पृथ्वी पर पलायन वेग होता है 111.2 किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन चंद्रमा पे यही होता है 2.48 किलोमीटर पर सेकेंड। तो देख लो ना, कौन ज़्यादा होगा? तो पृथ्वी वाला ज़्यादा होगा, तो चंद्रमा के पलायन वेग से अधिक होगा। यानी कौन आंसर सही हो जाएगा हम लोग का? तो आंसर नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
चलिए आगे देखिए, 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत। सबसे पहले तो 24 कैरेट सोना बराबर 100% होता है। 100% सोना यानी लेना है तो 100% होगा। 24 कैरेट 18% का रहा तो 100/24 गुने 18। अब हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। यह 18 6 3 18 6 चौक 24 25 चौका 100 25 तिया कितना आ गया 25 तिया 75%। कितना हो जाएगा आंसर 75%, यानी 75% क्या हो जाएगा हम लोग का, तो सही हो जाएगा 75%। कितना नंबर ऑप्शन में है, तो डी नंबर। क्या कर लेंगे, डी नंबर। आगे देखिए, लोहा के गैल्वीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। लोहा के गैल्वीकरण में, तो लोहा के गैल्वीकरण में जस्ता का प्रयोग किया जाता है, जो सी नंबर में 30 होता है जस्ता का परमाणु संख्या। सबसे पहले जीव ने किस अंतरिक्ष में भेजा गया था, तो सबसे पहले जीव में कुत्ता को भेजा गया था, जिसका नाम था लइका। ये जो कुतिया थी, जो फीमेल थी। चलिए आगे देखिए, आगे मानव में कहेगा तो नील आर्मस्ट्रांग यूरी गागरिन गए थे, और चंद्रमा पे नील आर्मस्ट्रांग जो अमेरिका के द्वारा भेजा गया था। आगे देखिए, बहुत भारी क्वेश्चन कहा जाता है इसको, लेकिन बहुत हल्का है। देखिए आगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ाए थे, है ना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER, है ना। अंतः प्रदत्त जालिका, इसको दो भागों में बांटा गया, एक स्मूथ और एक रफ। स्मूथ क्या करता है, तो ये चिकना रहेगा इसमें, और रफ नीचे के अंदर होता है, ये बाहरी भाग होता है, अंदर वाला भाग होता है। तो ये करा, ये झिल्ली, ये कौन गलत को चुनने के लिए करा, ये झिल्ली से घिरी नलिकाओं का जटिल नेटवर्क है। बहुत अच्छा है। वह चिकनी और खुरदरी होती है, ठीक है। चिकनी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम के सतह से जुड़ी होती है, प्रकट संश्लेषण करती है, यह भी ठीक है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के छोर पर देखो ना, सबसे पहले यहाँ पे सी नंबर क्या कह रहा है ना, चलिए पूरा पढ़ लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए आगे, करा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम छोड़े परमाणु के दूसरे को गोल्जी बॉडी उपकरण से जुड़ा हुआ था, सही बात है। यहाँ देखिए, करा चिकनी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम उनकी सतह से जुड़े होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण के स्थल के रूप में होते हैं। यही क्वेश्चन हम लोग का गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन नहीं, चिकनी नहीं, रफ होते हैं। रफ में ही क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। रफ में ही क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो सी नंबर इसका गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। आंसर तो सी हो जाएगा भाई। पादप ऊतक में विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं का अवलोकन किसने किया था, इसका याद कर लेंगे हम लोग, डी नंबर। मथायस सेडेन ने किया था। आगे देखिए, शरद ऋतु में पत्तियों के पीले रंग और गाजर के नारंगी रंग, कुछ नहीं, पत्तियों का पीला रंग जैसे ही कहे तो क्लोरोफिल कैरोटीन के कारण, हरा रंग क्लोरोफिल के कारण, और पत्तियां का पीला रंग कैरोटीन के कारण, दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण, नाखून का पीला रंग कैरोटीन के कारण, ठीक है। दूध का उजला रंग केसिन के कारण होता है। वेरी गुड। आगे देखते हैं, कौन सा प्रकाश संश्लेषण वर्णक संरचनात्मक रूप में पित्त वर्णक बिलिरुबिन के समान होता है, बिलिरुबिन के समान होता है। तो देखिए ना, प्रकाश संश्लेषण है, बिलिरुबिन हमारे क्या करते हैं ना, टॉयलेट को पीला करता है, पीला होता है, बिलिरुबिन के कारण टॉयलेट पीला होता है। यहाँ आंसर इसको फाइकोबिलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइकोबिलिन। क्या हो जाएगा, फाइकोबिलिन। जिस तरह से टॉयलेट का रंग पीला होता है बिलिरुबिन के कारण, उसी तरह से प्रकाश संश्लेषण में संरचना पित्त वर्णक जो पीला होता है फाइकोबिलिन के कारण। किसके कारण होता है, फाइकोबिलिन के कारण। आगे, ग्लूकोज को ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में परिवर्तित करने की क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस। तो पता होगा कि आप लोग को 38 ATP ऊर्जा बनती है, जिसको मिला करके एक प्रोटीन होता है। 36 ATP ऊर्जा का निर्माण ऐसे होता है दोनों में, कोशिका वाला में, और 2 का होता है इस तरह, जो शुरुआत में जब वह उसके अंदर जाती है कोशिका द्रव्य से जाते हुए, तो 4 ATP का निर्माण होता है, जिसमें 2 ATP खर्च हो जाती है, और 38 मिला करके एक प्रोटीन का निर्माण कर देता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। आगे 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शरीर के तापमान को नियंत्रित, तापमान नियंत्रित करना है, तो हम ब्रेन में बताए थे कि हाइपोथैलेमस जो होता है शरीर के आंतरिक तापों को बताता है। आंतरिक ताप में, है ना, ताप को बताएगा, दुख, घृणा, प्रेम, सारा चीज़ को हाइपोथैलेमस करता है। एड्रेनलिन ग्रंथि को क्या कहते हैं उसको ना, लड़ो और भागो कहा जाता है। अग्नाशय से पैनक्रियास से पित्त रस निकलता है, पित्त रस नहीं, अग्नाशय से इंसुलिन यानी इंसुलिन से बीटा कोशिका निकलता है, जो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्र में कमी की अवधारणा को सबसे अच्छा वर्णन करता है। अर्थशास्त्र में सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे ना ज़रूरतें हमेशा असीमित होती है, हमारी ज़रूरतें कभी पूरी नहीं हो सकती है, असीमित होती है। सारे में देखिए तो ज़रूरतें असीमित कहाँ है, यहाँ देखिए ज़रूरतें असीमित है, जो थोड़ा अच्छा लग रहा है, पर नीचे ज़रूरतें सीमित होती है। ज़रूरतें सब कभी सीमित नहीं होती, इच्छाएं और आवश्यकता दोनों सीमित है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इच्छाएं, यह विचार की संसाधन और मानव की इच्छाएं आवश्यकताएं असीमित है। यहाँ देखिए, इच्छाएं और आवश्यकताएं को भी तो कम किया जा सकता है, लेकिन इच्छाएं कभी सीमित नहीं होती। तो यहाँ पे आंसर हम लोग का ए नंबर हो जाएगा। चलिए, इनमें कौन सा डेटा संग्रह का तरीका नहीं है, तो देखिए डेटा संग्रह का तरीका
सर्वेक्षण है, प्रयोग है, अवलोकन है, औसत। औसत जब हम बता देंगे कि हम 5 लोग है और उसका 12 औसत है, तो आप कभी नहीं बता सकते हैं कि कौन किस में क्या है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी औसत। औसत से हम कभी अवलोकन नहीं कर सकते हैं, डेटा संग्रह नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, निम्न में कौन सा एक प्रकार का ग्राफ जिसका उपयोग 2 चरों के बीच संबंध दिखने के लिए किया जाता है? कौन सा एक ग्राफ है जिसका संबंध 2 चरों के बीच दिखने के लिए किया जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा हम लोग का 63 नंबर लाइन। 2 चरों के बीच, 2 चरों का अर्थ हुआ 2 चरों को देखना है हम लोग। चलिए देखिए, 2 चरों के बीच, तो 2 चर एक यहाँ है एक यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा? लाइन। क्या हो जाएगा? लाइन हो जाएगा। आगे देखिए, आगे हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा बिहार सरकार के राजस्व मुख्य स्रोत क्या है? तो बिहार सरकार का राजस्व का मुख्य स्रोत है कर लगाना। क्या है? कर लगाना। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने प्रमुख चुनौतियों में से एक क्या है? तो प्रमुख चुनौतियों में से एक क्या है? तो उच्च बेरोजगारी है। भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कारण हो चुका है ना, और यही समस्या है। चलिए आगे देखिए, आगे कर रहा है हम लोग का, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सबसे अधिक रहा है? यानी भारत से अधिक रहा है, तो भारत से अधिक विकास सूचकांक में श्रीलंका दे रहा है। चलिए, इसका आंसर श्रीलंका ही याद रखेंगे, देख लेंगे आगे। निम्नलिखित में कौन सा वस्तु या सेवा कीमत में बदलाव के लिए उसकी मांग की गई मात्रा की जवाबदेही की मात्रक है? जवाबदेही की मात्रक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हम लोग का? तो इसका हो जाएगा हम लोग का 67 का डी नंबर, मांग की सापेक्षता। क्या हो जाएगा? मांग की सापेक्षता। अगला कहता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में सीमांत आय कीमत के बीच संबंध। सीमांत आय और कीमत के बीच संबंध हो जाएगा समांत मूल्य, यानी आंसर नंबर बी। क्या हो जाएगा? तो याद रख लेंगे बी नंबर। आगे बढ़िए, आगे कह रहा है राष्ट्रीय आय को मापने के लिए मूल्य वर्धित पद्धति। राष्ट्रीय आय को मापने के लिए मूल्य वर्धित पद्धति क्या है? तो इसमें डी नंबर आंसर को याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले करके इसको याद रखेंगे, डी नंबर। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सा वित्तीय सेवाओं के लिए वाणिज्य बैंक का उपयोग करने का लाभ है? वाणिज्य बैंक का उपयोग करने का लाभ है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर हम लोग का हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 71 नंबर, 71 77 में आ जाएंगे, यहाँ डायरेक्ट 77 है। चलिए मैथ को भी बना लेते हैं। एक्स बाई 1 बाई एक्स की पावर ए है, तो जब इसको हम ऊपर अगर करना चाहें तो इसको हम जब सी करेंगे तो एक्स के पावर -a को -3 कर सकते हैं। जब हम लोग ऐसे अब भागा एक्स के पावर -3 यानी -3 है, जैसे ही इसको बनाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, यानी एक्स के पावर 3a और भागा एक्स के पावर -3a। अब इस दोनों को भाग में माइनस में क्या होता है? घटता है, तो घटेगा 3a में से जब 3a घटाइएगा तो 6 हो जाएगा। अब बराबर x के पावर 6। अब देखिए ना, x का पावर 6 और x का पावर 6, 6a बराबर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6a बराबर 6 हो जाएगा, है ना, और जिसमें a बराबर 1 हो जाएगा, तो a का मान क्या है? तो 1 हो जाएगा, a का मान 1 हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ a का मान हो जाएगा 1। आगे देखिए, आगे कह रहा है ना कंपनी XYZ, इसको हम लोग क्लास में बना लेंगे। इसको हम लोग कहाँ बनाएंगे? क्लास में ही देख लेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। आगे देखिए, महोत्सव का अर्थ होता है महान है जो उत्सव। महोत्सव का अर्थ क्या होगा? महान है जो उत्सव। आगे आप कौन सा सर्वनाम है? तो आप कौन सा सर्वनाम में आएगा? तो यह हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? 82 का निजवाचक सर्वनाम। आगे देखिए, कहता है कंठ से निकलने वाली कवर हो जाता है। कंठ से निकलने वाली क्या हो जाता है? कवर हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग देख लेंगे 82 83, है ना, निजवाचक और कर्म। कहता है कौन सा समूह संज्ञा नहीं है? कहता है समूहवाचक संज्ञा। समूह वर्ग है, सेना है, सभा है, झरना नहीं है। तोपची में कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय तो पीछे लगता है, तो तोप एक शब्द बन गया और ची, तोपची। सभ्य साची किसका पर्यायवाची शब्द है? सभ्य साची किसका पर्यायवाची शब्द है? तो अर्जुन का। किसका है? तो अर्जुन का। आगे देखिए, आगे हम लोग देखेंगे 87 आवाहन का विपर्यार्थक। आवाहन का अर्थ होता है आगमन। आगमन का विपर्यार्थक हो जाएगा विसर्जन। हम लोग जब मूर्ति को विसर्जन करते हैं, यानी भेज देते हैं, विदा कर देते हैं, विसर्जन। सूरज को दीपक दिखाने का अर्थ होता है प्रसिद्ध व्यक्ति को परिचय देना। प्रसिद्ध व्यक्ति को क्या देना? परिचय देना। आगे देखिए, महर्षि का संधि महाजोड़ ऋषि। क्या हो जाएगा? महाजोड़ ऋषि। द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? द्विज किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसको द्विज को बता रहा है। तो बादल का पर्यायवाची नहीं है। पक्षी, ब्राह्मण, कर्मचारी सब हो सकता है। अताई का अर्थ होता है जो अत्याचार करता हो। अताई का अर्थ जो अत्याचार करता हो। इनमें से किस समूह में है? इसका तो देख लीजिए, सारा एक ही जैसा है, कोई भी हमसे लगा के भागेंगे।
चलिए, जो पढ़ेगा वह पास होगा, यह कैसा सर्वनाम है? यह विशेषण है। जो पढ़ेगा वह पास होगा, यह कैसा विशेषण है? तो यह है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण, जो पढ़ेगा वह पास होगा। इनमें से कौन अनेक वाक्य शुद्ध नहीं है? शुद्ध, सबसे पहले देखिए ना, अशुद्ध और शुद्ध में सबसे पहले देख लेंगे अनेक को। कभी भी प्लुरल को प्लुरल नहीं बनाया सकता। अनेक एक अपने रूप में ही प्लुरल है, एक से अधिक को अनेक कहा जाता है, तो अनेकों कभी नहीं बोलेंगे। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ए नंबर। इसका आंसर ए नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर। आयकर द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का उदाहरण, लेकिन यथाशक्ति बहुब्रीहि समास है। सॉरी, यह अव्ययभाव है। पीताम्बर बहुब्रीहि है। त्रिफला यह द्वंद्व है। और दिनहीन, जब हाइफर लगा रहे, दिन रात, दिन रात, दिन रात, सुबह शाम, माता पिता, भाई बहन, यह सब क्या हो जाएगा? यह द्वंद्व समास हो जाएगा। आसमान टूट पड़ना, आसमान टूट पड़ना का अर्थ होता है मुसीबत आना, बहुत सारा मुसीबत आ जाना। चलिए, इनमें से कौन शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो रचयिता, रचयिता। समास का विलोम क्या होता है? समास का विलोम तो यहाँ व्यास दिया है, लेकिन संधि होना चाहिए था। चलिए, परिमाप में उपसर्ग क्या होता है? तो पड़ी होता है, पड़ी होता है। परिमाप में उपसर्ग पर। बादल का तत्सम, तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत शब्द। तत्सम का अर्थ क्या होता है? संस्कृत। तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत। क्या होता है? तो संस्कृत। तत्सम का कड़ा है, तो यहाँ पे हो जाएगा वरीद। क्या हो जाएगा? वरीद। तत्सम वरीद, समझ गए? ठीक है। ये मेघ, घन, वाष्प सब हिंदी है, तब वरीद क्या है? तो हम लोग का संस्कृत है। ठीक है, आगे। धन्यवाद आप लोगों का। अब हम लोग अगला सेट कल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।